यानी लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल्स, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल्स, यानी बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की जो लिमिटेशन थी, जो सीमाएं थी, वो कैसी थी और कहाँ कौन कौन से के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और किस चीज़ का एक्सप्लेन कर पाए। बोर का परमाणु मॉडल केवल एक ही चीज़ का एक्सप्लेन कर पाया, अदरवाइज वो किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। हाथरस शहर में यदि आपको कोचिंग चाहिए ऑफलाइन तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बोर के परमाणु मॉडल की बात करते हैं। ये जो बोर का जो परमाणु मॉडल था, यानी ये बोर का जो मॉडल था, बोर मॉडल, बोर मॉडल केवल उसी का एक्सप्लेन कर पाया था जिस एटम्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। यानी बोर मॉडल, बोर परमाणु मॉडल केवल उन परमाणुओं या आयन का एक्सप्लेन कर पाया था, व्याख्या कर पाया था जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, अदरवाइज ये किसी का भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यानी ये पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, यानी बोर मॉडल इन एक्सप्लेन ओनली हैव वन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड एक्सप्लेन्ड। यानी वो केवल कौन से, यानी बोर मॉडल किस, जैसे ये हमारे पास एटम है, दैट इज एटम, या हमारे पास दूसरा है आयन, आयंस, और इनके पास हैव वन इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी है वन इलेक्ट्रॉन। अगर जिन एटम्स या आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन था उसका तो ये एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लेन सो। यानी बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का ही व्याख्या कर सकता है और का किसी का नहीं कर सकता, और किसी का। अब एक इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात, हाइड्रोजन है हमारे पास, हीलियम H+ है हमारे पास, लिथियम H+2 है। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 3 होता है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके पास 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक ही बचा। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 डोनेट कर दिए, कितना बचा? 1। तो सिंपल सी बात, पहली बात थी कि बोरबरी जो बोर मॉडल था, यानी बोर मॉडल केवल उन एलिमेंट या आयंस का एक्सप्लेन कर सकता है जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। अदर इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ते हैं, यदि किसी भी एटम्स पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, नॉट एक्सप्लेन, जैसे हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 6 है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बोरबरी रूल इनका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला पॉइंट क्या है? पहले ही बात हम लिख सकते हैं, बोर परमाणु मॉडल केवल उन परमाणु या आयन का एक्सप्लेन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वो ऐसे परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सकता जिसके पास 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, यानी बोर मॉडल इज एक्सप्लेन ओनली हैव वन इलेक्ट्रॉन, यानी बोर परमाणु मॉडल केवल उन्हीं का एक्सप्लेन कर सकता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ये हमारी पहली बात हो गई, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट बात। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी बात यानी बोर मॉडल पॉली इलेक्ट्रॉन का भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यानी बोर मॉडल पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स का भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पॉली इलेक्ट्रॉन
हैव एटम्स, हैव एटम्स, यानी जिन परमाणु, जिनके पास बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु हों, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु हों, तो उनका भी यह एक्सप्लेन यानी उनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। एक सिंपल सी बात, यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की भी बोर मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट है, यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में नहीं बता पाया। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण फोर्स लगता है, रिफ्लेक्शन जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो प्रतिकर्षण, यानी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक परमाणु के पास दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी प्रतिकर्षण जो फोर्स लगता है, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। ये पॉइंट नंबर हमारा दूसरा है। ये फैक्ट 2, ये फैक्ट 2 है, यानी हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉन है। क्या है? पॉली इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स हैं, और पॉली इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स हैं, उनमें दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगता है, इन दोनों के बीच में, रिपल्सन का मतलब है, अट्रैक्शन का मतलब है एक दूसरे के पास आना, रिपल्सन का मतलब है ये दूर हटना, यानी ये दो एलिमेंट हैं, तो इनके बीच में जो, अगर ये पास आ रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है, और जो दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिपल्सन। तो इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। कौन? बोर मॉडल। ये बात भी आपके क्लियर हो गई, यानी बोर मॉडल इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। अब मैं दूसरी बात कहूँ यहाँ से, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात लेके चलता हूँ। यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के नाभिक के बाहर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन या डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट की भी व्याख्या नहीं कर पाया। यानी बोर मॉडल, अगर हम बोर मॉडल की बात, यहाँ हम तीसरे पॉइंट की बात करने के लिए जा रहे हैं, यह मॉडल पॉली इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पॉली इलेक्ट्रॉन है, पॉली इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या है? पॉली इलेक्ट्रॉन है। पॉली इलेक्ट्रॉन के एटम है। अब पॉली एटम है तो इनका कोई न्यूक्लियर भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा। बाहर वाले भाग में इलेक्ट्रॉन के विवरण, उनकी व्यवस्था की, यानी अब ये है, अब ये पॉली इलेक्ट्रॉन का कोई नाभिक है हमारे पास, ये वाला, इसमें P+N है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है हमारे भाई? इलेक्ट्रॉन है। पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनकी ना तो ये अरेंजमेंट बता पाया, ना डिस्ट्रीब्यूशन बता पाया। इनकी दो चीज़ों की ये व्याख्या बिल्कुल नहीं कर पाया। यानी हमारे पास बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु हैं, उनके नाभिक के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के विवरण और उनकी व्यवस्था की भी यह व्याख्या नहीं कर पाया। अब यानी इसमें जो ये है, जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, इनकी क्या क्या, यानी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया वो, डिस्ट्रीब्यूशन यानी विवरण, वितरण, और उनकी अरेंजमेंट भी नहीं बता पाया। इस इलेक्ट्रॉन का ये अरेंजमेंट भी नहीं बता पाया। यानी व्यवस्था। ये पॉइंट हमारा तीसरा है। थोड़ा इंक प्रॉब्लम है, मैं इंक डालता हूं रेड, जिससे कि आपको ये फैक्ट समझ में आए। यानी जो हमारे पास कोई पॉली इलेक्ट्रॉन का एटम्स था, उसके न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके ना तो ये अरेंजमेंट बता पाया था और ना डिस्ट्रीब्यूशन बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बंटने चाहिए। ओके, पहला पॉइंट क्या था? ये केवल उन एटम्स या आयन का एक्सप्लेन कर पाया, व्याख्या कर पाया, जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था। जिनके पास दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन थे, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन हैव एटम्स नॉट एक्सप्लेन,
बोर मॉडल, यानी ये बोर मॉडल उसकी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनसे ही आपको अपनी डेफिनेशंस बनानी है, पहला पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, यानी पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स के पास जो न्यूक्लियस की आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता पाया, ना अरेंजमेंट, ना तो ये इलेक्ट्रॉनों का विवरण बता पाया और ना ही उनकी व्यवस्था कर पाया कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके, अब मैं इसके चौथे पॉइंट की बात करता हूँ जो नेक्स्ट पॉइंट बनने के लिए जा रहा है। यानी ये मॉडल जो है, यानी बोर परमाणु मॉडल डे ब्रोगली सिद्धांत के प्रतिपादन के परिणाम की कल्पना से पहले ही कर, यानी ये जो डे ब्रोगली इक्वेशन था उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका, उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है तो उसे एक मोमेंटम फोर्स की जरूरत होती है, और मोमेंटम फोर्स होता है MBR। क्या होता है? MBR। और वो किसके, उनकी जो सेल्स होती हैं उनके मल्टीप्लाई N/H/2π के इक्वल होता है। एक सिंपल सी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है, ये क्या है आपका न्यूक्लियर है, अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है, तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम फोर्स की जरूरत होती है जिसे कोणीय संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो होता है वो होता है MBR, जहां M क्या मास, V क्या वेलोसिटी, R क्या रेडियस, और ये जो सेल्स होती हैं उनके H/2π के इक्वल होता है। कितना होता है? ये चौथा पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं मैं। यानी कोणीय संवेग यानी जो मोमेंटम फोर्स होता है, मोमेंटम फोर्स होता है वो हाफ MBR/N/2π, जहाँ N सेल नंबर है, N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, यानी KLMN, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी बोर मॉडल डे ब्रोगली की कल्पना से पहले, यानी इसकी जो कल्पना थी उसकी व्याख्या बिल्कुल ये नहीं कर सका। एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रहे, यानी अब ये है, यहाँ से सिंपल सी बात कह दें, चौथे पॉइंट की जो बात है हमारी, हम यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यह डे ब्रोगली समीकरण की कल्पना नहीं कर पाया, सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया। डे ब्रोगली सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। कौन? बोर मॉडल। बोर मॉडल, ठीक है। यानी बोर मॉडल इज नॉट एक्सप्लेन डे ब्रोगली प्रिंसिपल, यानी ये डे ब्रोगली प्रिंसिपल की भी व्याख्या नहीं कर पाया। डे ब्रोगली नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन। ओके, अब हमारी चार बात हो गई। यानी एक सिंपल सी बात है, जब भी अराउंड द न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे एक मोमेंटम फोर्स की जरूरत होती है, वो MBR/H/N क्या है, नंबर ऑफ सेल है, H का एक प्लांक कांस्टेंट है, H/2π। ये चौथी बात, यानी ये डे ब्रोगली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी तरीके से एक और हमारी जो ये हमारा सिस्टम नंबर 4 हो गया। अब सिस्टम नंबर हम 5th की बात करते हैं। ये हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत था उसकी भी व्याख्या ये उसके विरुद्ध था। यानी जो बोर मॉडल था, जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था, ये इसके विरुद्ध था, इसके अपोजिट था बोर मॉडल। बोर मॉडल इज अपोजिट, यानी बोर मॉडल इज अपोजिट बोर मॉडल इज अपोजिट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। यानी बोर मॉडल हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के विरुद्ध था। बोर मॉडल हाइजेनबर्ग सिद्धांत के विरुद्ध था।
ये जो बोर मॉडल था ये हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के क्या था, विरुद्ध था। ये हमारा जो पॉइंट है ये कौन सा है, फैक्ट की बात चल रही है, ये पॉइंट नंबर हमारा है 5। कौन सा बेटा, पॉइंट नंबर 5 है। इसी तरीके से अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन की सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं कर सका, बोर मॉडल। अब ये लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी बात है, छठे पॉइंट की बात यहीं बता देता हूँ मैं, इसका लास्ट पॉइंट है। यानी बोर मॉडल, यह एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन, अब एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये है हमारा छठा पॉइंट, ये है 6 पॉइंट। ओके, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। यानी बोर मॉडल की जो लिमिटेशन थी वो क्या है, पॉइंट नंबर 1, बोर मॉडल केवल उन एटम्स या आयन की व्याख्या कर पाए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन था। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन वालों की ये व्याख्या नहीं कर पाए। ओके, और दूसरी बात, यानी बोर मॉडल जो पॉली इलेक्ट्रॉन रखते थे एटम्स, उनके बीच में, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन फोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए, यानी प्रतिकर्षण बल के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। और बोर मॉडल जो पॉली इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। और बोर मॉडल डे ब्रोगली जो इक्वेशन थी उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। डे ब्रोगली हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि यह प्रिंसिपल उनके विरुद्ध था। अब हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी ये व्याख्या नहीं कर पाए। हमारे पास कितनी 6 पॉइंट है। इसके बाद में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यानी बोर मॉडल जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की भी व्याख्या नहीं कर पाए। अब ये लास्ट 7th पॉइंट है हमारा, यानी बोर मॉडल किसकी, एक तो जीनस जीमान प्रभाव एक बहुत सिंपल सा एक रूल्स है, वो बताऊंगा मैं क्या है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। जीमान इफेक्ट, और एक और है, ये पहला इफेक्ट है, दूसरा है स्टार्क इफेक्ट। एक रूल भी है, क्या है, रूल भी है। ये 7वां है। अब इन दोनों की मैं डेफिनेशन बताऊंगा आगे चल के, अभी पहले इतना समझिए। पहला पॉइंट, यानी बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम से आयन की एक्सप्लेन कर पाया, यानी पॉली इलेक्ट्रॉन रखने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये रिफ्लेक्शन प्रतिकर्षण बल के बारे में कुछ नहीं बता पाया। और ये जो पॉली इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनका अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाया। और ये डे ब्रोगली इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाया। ये हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल था उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले सूक्ष्म स्पेक्ट्रम के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। द लिमिटेशन ऑफ बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं, ये क्या क्या इसकी सीमाएं थी, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लो और इन सभी की डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है, पॉइंट नंबर 3 ये है, ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। इसमें बहुत अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। ओके,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। मैं आपको नेक्स्ट यानी जीमैन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ओके, अब हमको सीखना है कि भाई जीमान इफेक्ट क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। अभी देखो चुटकियों में आप सॉल्व करना सीख जाएंगे विद डेफिनेशन कि ये इफेक्ट क्या होते हैं। ये नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, डालना है, करना है। ये बोर मॉडल का ये कॉन्सेप्ट है। बोर मॉडल हमारे पास एक एटम है, एक एटम है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हमारे पास कोई एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने दे दी एनर्जी। क्या दी? एनर्जी दी, यानी ऊर्जा दे दी। ऊर्जा देकर ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये अपनी कौन सी है? ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, यानी मूल अवस्था में। मूल अवस्था में जैसे ही मैं इसे एनर्जी दूंगा, जैसे ही मैं इसको एनर्जी दूंगा, जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी और जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इस सेल से निकलकर इस सेल में जाएगा। ओके, तो ये जो सेल होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, ये होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी होगी? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट बोलें तो उत्तेजित अवस्था। अब इसमें से कुछ, अब ये जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, इस परमाणु जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु में से विकिरण निकलना स्टार्ट होंगे। विकिरणों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। अब यहां से क्या निकलेंगे? रेडिएशन। यहां से क्या निकलेंगे? रेडिएशन। रेडिएशन बोलें तो विकिरण। विकिरण। अब यहां से विकिरण निकलेंगे और विकिरणों का क्या होगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी क्या होगा? इमिट। उत्सर्जन का मतलब होता है इमिट। अब ये उत्सर्जन होगा इन परमाणुओं को। अब ये उत्सर्जन हो रहा है, रेडिएशन निकल रहे हैं। अगर इन रेडिएशनों को अब यहां से दो सेक्शन बनते हैं। जो विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है, विकिरण, यानी जैसे ही हमारे पास जिस परमाणु में से विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है, उस परमाणु को अब विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन। यानी ये क्या हो रहा है? रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, रेडिएशन इमिट। ओके, अब ये हमारे पास दो एरिया होते हैं। हमारे पास दो एरिया है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलें तो चुंबकीय क्षेत्र, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया बोलें तो वैद्युत क्षेत्र। ओके, जब परमाणुओं में से विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है तो उस परमाणु को जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, उस परमाणु को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसमें से स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं, यानी स्पेक्ट्रम लाइन निकलती हैं। क्या इसमें से क्या निकलेंगी? स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन जनरेट होती हैं, जनरेटेड, यानी स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं। स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं। अब स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं, उत्सर्जन होता है, और स्पेक्ट्रम रेखाएं इसमें से जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो स्पेक्ट्रम रेखाएं क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। अब एक यानी एक सिंपल सी बात, सबसे पहले हमारे पास एक एटम्स था, एटम को वो अपनी ग्राउंड स्टेट में था, जैसे एनर्जी दी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में से उसमें से विकिरण उत्पन्न होने लगे, और इन विकिरणों को हमने क्या रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो स्पेक्ट्रम लाइन स्प्लिट हो गई। क्या हो गई, स्पेक्ट्रम लाइन विभक्त हो गई, स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त स्प्लिट हो गई। क्या हो गई, स्प्लिट। और ये स्प्लिट हो गई, हो जाती हैं, तो इस स्पेक्ट्रम रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना, यानी अब ये स्पेक्ट्रम रेखाएं, तो अब ये स्पेक्ट्रम रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएंगी, डिवाइडेड हो जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र में डिवाइडेड हो जाएंगी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रम रेखाएं किस में विभक्त हो गई, चुंबकीय क्षेत्र में। यानी इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना, इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं को, स्पेक्ट्रम रेखाएं बोलें तो लाइन, रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में डिवाइडेड होना, विभक्त होना, क्या कहलाता है, जीमैन प्रभाव कहलाता है। जीमैन प्रभाव, जीमान प्रभाव बोलें तो जीमैन इफेक्ट। क्या कहलाता है, जीमैन इफेक्ट, जीमान इफेक्ट कहलाता है। अब मैं दोबारा बता दूं जीमैन इफेक्ट क्या कहलाता है। सेम कंडीशन, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, अगर उसे वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। स्टार्क क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। अब मेरी बात को जरा समझे, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम्स होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब होगा तो अपनी मूल अवस्था में होगा, और जैसे एनर्जी देंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने पर वो वहाँ से रेडिएशन यानी विकिरण उत्पन्न होने लगेंगे। अगर उन विकिरणों को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त होने लगेंगी चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त होने लगेंगी, तो ये विभक्त होना ही क्या कहलाता है, जीमान इफेक्ट कहलाता है। और जब ये उत्पन्न हुए विकिरणों को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वो वैद्युत क्षेत्र में स्प्लिट होना लगना चालू, यानी वैद्युत क्षेत्र में विभक्त हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। ओके, ये 2 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोनों पॉइंटों की विद डेफिनेशन आपको समझना है। मैं एक बार और दोबारा समझाता हूँ आपको। जब कोई एक परमाणु है, यानी जिस परमाणु में से जो विकर्ण उत्पन्न हो रहे हैं, उन विकरणों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उनके स्पेक्ट्रम विभक्त हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम का विभक्त होना, चुंबकीय क्षेत्र में यानी मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम लाइन का डिवाइडेड होना, स्प्लिट होना, क्या कहलाता है, जीमैन इफेक्ट कहलाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उसको जीमान इफेक्ट कहते हैं। जीमान इफेक्ट क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रही हैं, विभक्त हो रही हैं, तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। यानी रेडिएशन जो रे होती हैं उनका अगर मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में आके और वो विभक्त हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, तो वो जीमान इफेक्ट कहलाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में हो जाएं
तो वो स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप समझ गए होंगे। हमारे पास रेडिएशन रे हैं, क्या है, विकिरण उत्सर्ग, यानी किसी एटम्स में से विकिरण उत्पन्न हो रहे हैं, अगर उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में डिवाइड कर दिया तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, जीमान इफेक्ट कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये है